हाथ होती है किसी चीज की कुशल। हमारी शादी को 3 साल हो गए, अब भी हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे मम्मी के आगे हाथ पसारने पड़ते। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? बड़ों के सामने कैसी शर्म रीमा। वैसे देखा जाए तो अभी 6 महीने पहले जब तुम्हारी मम्मी के पैरों में प्लास्टर लगा था तो मैं अपने हाथों से उन्हें चप्पल पहनाता था, तो क्या अब मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूं? अरे रे रे रे, गलती कर दी। मेरी हर बात का जवाब आपके पास एक ही होता है, मेरे मायके वालों को अपने मायके वालों के बीच में लाओ और बात खत्म कर दो। मुझसे तो लाख गुना अच्छी किस्मत है प्रज्ञा की। कम से कम उसका पति कमरे में तो उसका है, यहाँ तो मेरा पति कमरे में भी मेरा नहीं है। अपने पति पर गुस्सा निकालती हुई रीमा चाबियों का गुच्छा बिस्तर पर फेंक कर कमरे से बाहर आ जाती है। तिजोरी की चाबी अपनी कमर में रख ली और रसोई की चाबी मुझे थमा दी। इसे भी आप ही रख लीजिए, दे दीजिएगा अपनी माँ को। अपने पति के मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद करके रीना रसोई में आ जाती है। 2 दिन बाद कमल का बर्थडे भाभी, अब फिर राशन मंगवाने के लिए मम्मी जी से पैसे मांगने होंगे, फिर से वही ड्रामा, वही गुलामी। इसी सिलसिले में तो अभी तेरे जेठ जी से कलेश करके आ रही हूँ मैं। अरे इन्हें समझना ही नहीं है। अब खाना बनाते हुए चाय पत्ती खत्म हो जाए तो उस चाय पत्ती के लिए 50 रुपए भी मम्मी जी से मांगू क्या मैं? और कौन सा मम्मी जी 50 रुपए ऐसे ही दे देती है, उसके पीछे 100 सवाल जवाब होते हैं। तभी हॉल से आ रही तीखी आवाज दोनों देवरानी जेठानी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, और ये आवाज थी नन अदर देन घर की मालकिन रीमा और प्रज्ञा की जन्म जन्म की दुश्मन सावित्री सोमड़े की। इस घर से जाते वक्त ये दूध की 4 छींटे भी अपने साथ ही ले जाना तो निकम्मा कहीं का। अरे कमल बेटा, जरा कमरे से मेरा फोन लेकर आना तो। अभी चिराग को फोन करती हूँ कितनी बार कहा उसे कि खुद दूध ले आया करे, पर बढ़ती उम्र के साथ वो भी निकम्मा होता जा रहा है। बस बाल्टी पकड़ाकर अपने पोते को भेज देता है और इस मुंह से दूध छूटता ही नहीं। पिछले जन्म में सुना था क्या तू? दूध तौल रहा है, सोना नहीं। दूध ही तो तौल रहा हूँ दादी, इसीलिए तो पूरा 8 पाव दूध दिए आपको। अब आप चाह रही है 8 पाव गिनकर 9 पाव दूध दे दूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पिताजी ने नाप कर दूध भेजा है, बाकियों के यहाँ भी देना है। जोर जोर से आ रही सावित्री की आवाज से घबराकर सुजीत के हाथों से पूजा की माला छूट जाती है। ओहो, सवेरे सवेरे किसके ऊपर चीखने लग गई मेरे बच्चों की अम्मा? मेरे होने वाले पोते पोतियों की माँ से गहमा गहमी हो रही होगी तो आज फिर दोनों तरफ से मैं ही पीसूंगा। बहुआ कहेंगे हमारी गलती नहीं है, मम्मी जी को समझाइए, और सावित्री जी कहेंगे तुमने बहुओं को बिगाड़ रखा है। एक तरफ से सुजीत हॉल में पहुंचता है, दूसरी तरफ से रीमा और प्रज्ञा। ये लो मम्मी फोन। ओहो, ये कम अकल तो कम अकल ही रहेंगे। ये देखिए भाभी, अभी अंदर आप इनकी तारीफ कर रही थी ना कि जो मैं बोलती हूँ ये वो सुन लेते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं है, सभी के साथ ऐसी ही है, अपना दिमाग ही नहीं लगाते। मम्मी जी ने बोला और इन्होंने आकर फोन पकड़ा दिया। अगर गुस्से में मम्मी जी ने दूध वाले भैया को भला बुरा कह दिया तो वो कल से दूध लाना छोड़ देंगे। बाजार में ये आखिरी दूध वाला है जो मिलावट नहीं करता। अगर ये भी गया तो रोज पानी से काम चलाना पड़ेगा। दूध दे दिया ना तूने, जा कल मैं खुद तेरे दादाजी से बात कर लूंगी। ये थी सावित्री जी, जो घर के राशन से लेकर दूध दही आलू प्याज सभी चीजों को मैनेज करती थी। अरे ये आप सब मेरे सर पर क्यों खड़े हो गए? ऐसे ही घर गृहस्थी चलती है क्या? आज वो 8 पाव कहकर 7.5 पाव दूध देकर जाएगा, फिर कल से और मनमानी करेगा, फिर आगे जाकर दूध नापने वाला बर्तन ही बदल देगा। जरा सी छूट देने की देर है, ये लोग घपला करने को तैयार ही बैठे रहते हैं। घर के नौकरों से लेकर सदस्यों तक सभी पर नजर रखनी पड़ती है, तब होता है ढंग से काम। आज तो प्रज्ञा को जरा भी हिम्मत नहीं होती अपनी सास से पैसों की बात करने की, और आज का दिन इसी तरह गुजर जाता है। अगली सुबह तीनों बाप बेटे दुकान निकल जाते हैं और तब मौका पाते ही प्रज्ञा अपनी सास के सामने अपनी गुजारिश रखते हुए कहती है, वो मम्मी जी कल ना कमल जी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि तू ना ज्यादा सोचा मत कर बहू। आज शाम को मंदिर से आते वक्त गुलाब जामुन लेकर आऊंगी और सुबह नाश्ते में समोसा मंगा लिया जाएगा। मम्मी जी समोसे और मिठाइयों से जन्मदिन होता है क्या? ये तो हम किसी आम दिन भी खा सकते हैं, बर्थडे तो स्पेशल होना चाहिए ना। इसलिए मैं सोच रही थी घर पर ही दाल तड़का काजू वाले चावल नान बटर कुलचे दम आलू और मिक्स वेज बना लूं। अब अगर तुझे खुद मेहनत करनी है तो कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बना ले पकवान। रोज जो खाना बनता है उसकी जगह ये बन जाएगा। आप समझी नहीं मम्मी जी, प्रज्ञा ये कह रही है कि बोलना प्रज्ञा, बिना बोले मम्मी जी कैसे समझेंगी? मम्मी जी कोई दुश्मन थोड़ी ना है हमारी, तुम समझाओगी तो समझेगी ना। मम्मी जी वो राशन जो घर पर है उस राशन से वैसा खाना नहीं बन पाएगा जैसा मैं चाहती हूँ, तो उसके लिए जरा 5,000।
अपने बेटे के जन्मदिन की दावत के लिए मम्मी जी 5 क्या 10,000 दे देंगी। क्यों मम्मी जी? तूने अभी मम्मी जी का दिल देखा कहाँ है प्रज्ञा? बटुए से पैसे निकालिए मम्मी जी, कल कमल जी जब खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, तो सारा क्रेडिट आपको ही मिलेगा, हमारा क्या है, हम तो आपके कहे पर चलते हैं। सावित्री कुछ नहीं बोल पाती और 5,000 रुपये अपने बहू के हाथ में रख देती है। रात को 12 बजे प्रज्ञा कमल को सरप्राइज देते हुए एक साथ हॉल में 5 केक्स की कटिंग करवाती है। तो राशन के नाम के लिए पैसे यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। कौन खाता है इस घर में केक बहू? और 5 केक की क्या जरूरत थी? हमारे घर में तो शुभ काम सूरज की रोशनी में होता है, ये कैंडल बुझाकर रात को नहीं। रात को तो भूत भंगेड़ी काम करते हैं। ठीक कहती है मम्मी आप। कटिंग कल सुबह करेंगे। ये केक मेरे मायके से आया है मम्मी जी। राशन के पैसों से मैं कभी बाहर का कुछ नहीं लाती। पैसे होते ही इतने कम है कि राशन ही आ जाए वही बहुत है। खैर अभी किसी बात से बर्थडे का माहौल ना खराब हो वही अच्छा है। पर बर्थडे का माहौल तो खराब हो चुका था, अब तो बस इस चिंगारी का सुलगना बाकी था। अगली सुबह 7 बजे से प्रज्ञा और रीमा किचन में खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। अपने पति के जन्मदिन पर खाना बनाने के लिए भी मुझे मम्मी जी के सामने झोली फैलानी पड़ी। ऐसा कब तक चलेगा भाभी? अब आपको कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो प्रज्ञा, पूरी रात में इसी बारे में सोच रही थी, हम 5 केक की कटिंग करें या 50 की। मम्मी जी को दुख क्यों हो रहा है? उनके बेटे के लिए केक कटिंग हुई, कोई पड़ोसियों के लिए नहीं। पर नहीं, ना ही मेरे पतिदेव और ना ही देवर जी को ये बात समझ में आएगी, इसलिए मैंने दूसरा उपाय निकाला है। कड़वे काढ़े को शहद में घोल कर पिलाना होगा। खाने के टेबल पर आज इतनी वैरायटी के खाने को देखकर सभी बड़े खुश थे और चाव से खाने का मजा ले रहे थे। मानना पड़ेगा प्रज्ञा, आज के जमाने में जहाँ बीवियां किसी न किसी बहाने का इंतजार करती है कि कैसे कोई स्पेशल डे आए और वो अपने पति की जेब ढीली करे ऐसे में तुमने कमल के जन्मदिन पर रेस्टोरेंट ना जाकर घर पर ही खाना बनाने की सोची। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तुमने। घर की गृहिणी का कर्तव्य क्या होता है भैया? घर को लेकर चलना। इस तरह अगर दोनों हाथ खोलकर पैसे उड़ाने लग जाए तो कुबेर के धन को भी खत्म होते देर नहीं लगेगी। इसी खाने को हम बाहर जाकर खाते तो कम से कम 6-7 हजार का बिल तो आ ही जाता। ऊपर से एक बार खाया और खाना खत्म। यहाँ तो इतना खाना बनाया है हमने कि रात को भी खाया जाएगा और कल आप सब दुकान भी ले जा पाएंगे। और जो राशन आया है ना वो भी बच गया तो आगे भी काम आएगा। और खाना घर पर बना है तो हेल्दी भी है। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, हमारे शरीर की मेहनत ही लगी ना। और उसी के लिए मैं रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जितने अच्छे बेटे दिए हैं मुझे उतनी ही प्यारी प्यारी बहुएं भी दी है। दोपहर के बचे खाने को रीमा रात को सभी को परोस देती है। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रसोई का काम निपटाकर प्रज्ञा और रीमा भी अपने कमरों में जाती है। पर आज उनका मूड कुछ अलग था। बेचारी मम्मी, धीरे धीरे उनकी भी नजर कमजोर हो रही है। मुझे तो उनकी फिक्र होती है। क्या हुआ मम्मी को? जरूर उनके चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा। चश्मे तो तुम बदलवा दोगे कुशल, पर बुढ़ापा तो दिमाग पर असर करता है ना, और शरीर को कमजोर करता है, सो अलग। अब इसके लिए तुम क्या कर लोगे? तुम्हें तो पता है कि मम्मी जी खुद दुकान जाकर लिस्ट देखकर राशन मंगवाती हैं। इतना महंगा राशन मंगवा रही है मम्मी जी कि क्या कहूँ। वो तो मम्मी जी सब संभालती थी, इसीलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर अभी देवर जी के बर्थडे को लेकर मैं और प्रज्ञा जब राशन लाने गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मम्मी जी, राशन लाने में जो पैसे 1 महीने में लगा रही है ना, उतने में तो मैं 1 साल का राशन ले आऊं। और बात पैसों की बिल्कुल नहीं है कमल, बात है मम्मी जी के शरीर की। उम्र हो रही है उनकी, और पापा जी भी तो दुकान पर ड्यूटी देते हैं। उनके कमाए हुए पैसे यहाँ वहाँ लगे, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रज्ञा। मुझे लगता है अब मम्मी के हाथों से रसोई और राशन का कारभार घर की बहुओं को हाथ में देने का वक्त आ गया है। और अगली सुबह से सावित्री के दोनों बेटों के बात करने का लहजा बदल जाता है। ये कैसी कड़वी तोरी बनाई है तुमने रीमा? खाना बनाना भूल गई हो क्या? मुझे क्या कह रहे हैं आप? मैं लेकर आती हूँ क्या सब्जियां लाने का काम मम्मी जी करती हैं। और जिस तोरी को आप कड़वी कह रहे हैं ना, वो पूरे 40 रुपए की पड़ी है। अरे भाई, पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। सब्जी वाले ने 40 रुपया कहा और हमने 40 रुपए उसे थमा दिया, और उसमें भी ये कड़वी तोरी आई। पर इसमें मम्मी जी की क्या गलती कुशल? सब्जी वाले ने जरूर तोरी की खेती करेले के साथ कर दी होगी। बेचने वाला तो कुछ भी बेचता है, सही चीज लेना तो खरीदने वाले पर है ना। मुझे लगता है ये गलती मम्मी से थकावट के कारण हुई है। बेचारी मम्मी पर कितना प्रेशर रहता है काम का। अब आपको इस रोज रोज के प्रेशर से मुक्त हो जाना चाहिए मम्मी। वही तो मम्मी, आज के जमाने की बहू लेकर आई हो तो जरा इनका फायदा उठाओ। अब आज के जमाने में कौन उठकर राशन की दुकान जाता है? अरे लोग ब्लिंकिट कर रहे हैं। सब समझ रही हूँ मैं, मुझे भी कोई शौक नहीं है। क्यों मार मार कर 2 पैसे बचाऊं?
बहुओं को लगता है कि वो घर संभाल सकती है, तो अब सारा काम वही संभालेंगी। और महीने की 1 तारीख को सावित्री अपना सारा कारोबार छोड़ देती है। सुजीत महीने के पैसे अपने बीवी के हाथ में रखने की बजाय बहू को दे देता है। 50,000 रुपए? इतने पैसे मजाक होते हैं क्या? मम्मी जी पैसों का हुलिया कर रही थी, अब इन पैसों का हम करेंगे असली उपयोग। सिर्फ घर वालों के लिए ही यूज होंगे ये पैसे। ये हमारे पार्लर का खर्च भी निकालेगा भाभी। सब होगा बहन, तो बस देखती जा। नाश्ते की तैयारी करने रीमा फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज में तो सब्जियां ही नहीं होती। मम्मी जी अभी तक सब्जी लेकर नहीं आई, अब खाना कैसे बनेगा? आपने लगता है मम्मी जी की पूरी बात नहीं सुनी भाभी। उन्होंने सिर्फ महीने के खर्च के पैसे नहीं, सारा काम भी छोड़ दिया है, तो सब्जी हमें ही लानी होगी। मैं जाकर सब्जी लेकर आती हूँ, तब तक आप बाकी काम सलटाइए। प्रज्ञा सब्जी लेने चली जाती है और रीमा रोटियां सेकने लगती है। तभी दरवाजे पर दूध वाला आकर 3 बार घंटी बजा देता है। पता नहीं मम्मी, होगा कोई। इस वक्त तो मोस्टली मेरी पड़ोसिनी आती है। 3-4 बार घंटी बजाने के बाद कोई नहीं गया तो निकल लेगी। उनके दर्शन ना हो ना तभी अच्छा है। आकर ऐसे बैठती है, जब तक 4 कप चाय ना पिए उठती नहीं। फोन पर बातें करती हुई रीमा रोटियां बना रही थी, तभी प्रज्ञा सब्जियां लेकर लौट आती है। एक दिन की सब्जी 350 रुपये में आई है भाभी। कोई सब्जी वाला दाम कम करने को राजी नहीं था। पहले दिन से ही तूने पैसे मारने शुरू कर दिए, फिर तो हो गया बैग। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चल नाश्ते की तैयारी भी करनी है, बड़ी देर हो गई आज तो। देर सवेर नाश्ता टेबल पर परोसा जाता है। बिना चाय के सीधा नाश्ता? कॉफी का वेट कर रहा था मैं, आज बड़ी देर कर दी रीमा। चाय नहीं बनी आज। मेरे दिमाग में राय नहीं रहती भी कैसे। एक आदमी खाना बनाए, चाय पानी देखे या बाकी चीजें, सब तो पॉसिबल नहीं है। मैं भी कैसे बनाती भाभी, मैं तो खुद सब्जी लाने गई थी। खैर पहले मैं चाय कॉफी बना देती हूँ, आप सब उसके 10 मिनट बाद नाश्ता कर लीजिएगा। प्रज्ञा किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है, पर वहाँ दूध नहीं होता, क्योंकि दूध वाला आकर जा चुका था और रीमा ने दूध नहीं लिया था। आज दूध वाला नहीं आया था क्या भाभी? भाभी आया तो था, पर बहू फोन पर बातें करने में व्यस्त थी। घर की गृहिणी को 24 घंटे कान खड़े रखने पड़ते हैं, तब जाकर काम सरता है। वैसे तुम दोनों को याद ना हो तो बता दूं, आज काम वाली भी नहीं आने वाली है। उसकी बेटे की तबीयत खराब है ना, तो बर्तन भी तुम दोनों को ही करने होंगे। पहले तो सावित्री नौकरों का काम देख लेती थी, मार्केट का सारा काम कर लेती थी, पर अब तो ये काम भी बहुओं पर आ गए थे। ये कैसा राशन दे गया राशन वाला भाभी? मैंने उसे पीले मटर बोले थे, ये हरे मटर है। 5 तरह के अनाज को मिलाकर आटा पिसवाने दिया था मैंने चक्की वाले को, उसने कर दी हेरा फेरी। ऊपर से वजन भी 3 किलो कम है। अब फिर से चक्की वाले के पास जाओ। तुझे सिर्फ राशन वाले को फोन करना होगा, मुझे तो इतने भारी आटे को फिर से ठेले पर लाद कर वापस से चक्की वाले के पास जाना होगा। ये जो भी हुआ है ना, ये सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं हुआ है भाभी। ना ही कमल जी के बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम होता और ना ही घर खर्च के पैसे हमारे हाथ में आते। फिर आप किस हक से हर बार मुझे दोष दे रही है? देख रही हूँ पिछले 4 दिनों से नहीं संभल रही रसोई, तो दे दीजिए मम्मी जी को घर खर्च की जिम्मेदारी। अरे प्रज्ञा, अगर गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया तो इग्नोर कर देना। अगर हम दोनों आपस में लड़ लेंगे तो मम्मी जी जीत नहीं जाएंगी। अब तक तो देर सवेर सभी को नाश्ता नसीब हो रहा था, पर आज तो दोनों बहुओं की भाग दौड़ देखकर सावित्री समझ गई कि नाश्ता नसीब नहीं होने वाला। इसलिए वो सुजीत से कहकर 4 समोसे और 2 जलेबियां मंगवाकर आधे खुद खा लेती है और आधे सुजीत को दे देती है। अरे मम्मी, तुम समोसे खा रही हो, नाश्ता नहीं बना क्या अब तक? बनेगा भी नहीं बेटा, मैंने अपना नाश्ता बाहर से मंगा लिया है और मेरे पति को भी खिला दिया है। अब तुम दोनों का खाना तुम्हारी बीवियां बनाए। जिम्मेदारी जब उन्होंने ली है तो फिर अच्छी तरह से निभाए। सावित्री ने भी ठान ली थी कि इस बार वो रोज रोज की झिकझिक को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दोपहर के 2 बजे खाने की टेबल पर। वो मैं क्या कह रहा था रीमा, खाने के बाद जरा पेट्रोल के पैसे देना। तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल के पैसे घर खर्च के पैसे में से कब से निकलने लगे कुशल? सिर्फ कुशल की गाड़ी के तेल के पैसे ही नहीं बेटा, इस घर के दोनों बूढ़ों के दवाइयों के पैसे भी घर खर्च के पैसों में से ही निकलते हैं। अगर इमरजेंसी में किसी की तबीयत खराब हो गई, दुकान के किसी स्टाफ की सैलरी बाकी रहेगी, तो उन्हें भी मैं ही पैसे देती थी। आधा महीना बीता नहीं और 30,000 के नीचे आ गए हम। ऊपर से एक्स्ट्रा खर्च भी ऐड हो रहा है। अब इन पैसों में से हम अपने लिए क्या बचाएंगे? आप मेरी बहुओं को क्या बता रही हैं सावित्री जी? ये तो 1 महीने के राशन को 1 साल चला दे, उनके लिए ये पैसे इतने ज्यादा? मुझे नहीं लगता है, मुश्किल से 6,000 के ऊपर खर्च भी हुए होंगे। क्यों बहू? वो सब तो ठीक है पापा, पर बर्तनों पर ये डिटर्जेंट क्यों लगा हुआ है?
अब काम वाली के सर पर खड़े होकर हम उसे एक एक बर्तन धोता तो देख नहीं सकते ना कमल। खाने के पहले बर्तनों को जरा पोंछ लो। इसी तरह जैसे तैसे दिन निकल रहे थे कि महीने की 20 तारीख को कुशल घर पर रीमा को फोन लगाता है। 8,000 रुपए? इतने पैसों का क्या करोगी तुम? अरे दुकान पर कैश नहीं है रीमा, किचन में जितने पैसे लग सकते हैं उससे ऊपर ही पैसे दिए हमने तुम्हें। मम्मी से तो जब भी पैसे मांगता था वो फौरन दे देती थी। यहाँ तक कि इन पैसों में से मम्मी इतने पैसे बचा लेती थी कि कभी दुकान में मंदी रही तो स्टाफ की पेमेंट भी उन्हीं पैसों से हो जाती थी। महीना खत्म होने में अभी 10 दिन बाकी है और 5,000 ही हाथ में बचे हैं मेरे तो। 8,000 कहाँ से दूंगी तुम्हें? तुमने 20 दिनों में 45,000 रुपए खर्च कर दिए। ये क्या कह रही हो रीमा तुम? ऐसे चलेगा क्या? कर, जब मम्मी सब कुछ संभाल रही थी तब तो तुम बड़ा कह रही थी इस एक महीने के राशन को मैं साल भर चला लूंगी। मम्मी से जाकर टिप्स लो, पूरे महीने का खर्चा 30,000 में निकाल देती है मम्मी और 20,000 की सेविंग भी कर लेती है। इतने झंझट झमेले और थकावट के बाद दोनों बहुएं समझ जाती है कि ये काम उनके बस की ना है। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, ये बाहर की मार्केटिंग, रसोई का काम, इधर खर्च देना उधर खर्च देना, सभी की ताने सुनना, ये अब हमसे नहीं हो पाएगा। अब ये खर्च आप ही संभालिए मम्मी जी। नहीं नहीं बहू, 1-2 महीने और देख लो। भाभी रसोई में काम नहीं करना, चलिए ना। फाइनली जितने जोश से दोनों बहू ने घर खर्च संभालने का जिम्मा अपने हाथों में लिया था, उतनी ही शर्मिंदगी से वो काम अपनी सास को वापस सौंप देती है। रजनी बेटा, आज खाना क्या बनाया है? पापा आज बस दाल रोटी ही है, सब्जी खत्म हो गई थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, दाल रोटी भी बहुत है हमारे लिए। पापा आप इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें तो पढ़ाई करनी है, तुम अपने सपनों को पूरा करो, मेरी चिंता मत करो। पर पापा हमारे पास पैसे नहीं है, आप अकेले कितना काम करेंगे? बेटा जब तक मेरे पास तुम्हारा साथ है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। पापा आप हमेशा मुझे इतनी हिम्मत देते हो। बेटा तुम्हारी माँ होती तो वो भी यही चाहती कि तुम आगे बढ़ो। पापा मैं वादा करती हूँ कि मैं मेहनत करूंगी और आपको गर्व महसूस कराऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब रजनी बाजार से घर लौट रही थी, एक अमीरजादा अपनी तेज गाड़ी से उसे कुचलकर चला गया। रजनी, रजनी कोई मेरी बेटी को बचाओ, जाओ। राम प्रकाश किसी तरह रजनी को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचा। इन्हें बहुत गंभीर चोट आई है, हमें इनके पैर का एक्सरे करना पड़ेगा। आपको जो करना है करिए डॉक्टर साहब, बस मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। देखिए इनकी हालत बहुत नाजुक है, पैर में गहरी चोटें हैं, हो सकता है इन्हें जीवन भर बैसाखी के सहारे चलना पड़े। आप कोशिश करिए प्लीज, पैसों की चिंता मत करिए, मैं इंतजाम कर लूंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर बहुत ट्राई करते हैं लेकिन रजनी के पैर खराब हो चुके थे। आई एम सॉरी। राम प्रकाश ने अपनी बची कुची जमा पूंजी रजनी के इलाज में लगा दी, लेकिन रजनी के पैर अब हमेशा के लिए खराब हो चुके थे। इसी दौरान बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को उस गाड़ी की पहचान हो गई जिसने रजनी को टक्कर मारी थी। राम प्रकाश जी, हमने उस गाड़ी को ढूंढ निकाला है जिसने आपकी बेटी को टक्कर मारी थी। कौन था वो आदमी? गाड़ी वीर नाम के एक अमीर आदमी की है। पुलिस ने वीर को गिरफ्तार कर लिया और मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जज ने रजनी की दर्दनाक स्थिति को देखकर एक अनोखा फैसला सुनाया। वीर, तुम्हारी गलती ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हें रजनी से शादी करनी होगी और उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठानी होगी। जज साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। ये कोर्ट का आदेश है और तुम्हें इसे मानना होगा। रजनी अब अपाहिज हो चुकी है और उसे कोई दूसरा नहीं अपनाएगा। तुम्हारी गलती की सजा यही है। वीर को कोर्ट का आदेश मानना पड़ा। वो रजनी से शादी करने के लिए मजबूर हो गया। मंदिर में रजनी और वीर की शादी हुई। रजनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और वीर ने बेमन से शादी की रस्में निभाई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और शादी हो गई। अब तुम दोनों पति पत्नी हो, एक दूसरे का साथ निभाना। जी पंडित जी।
ठीक है पंडित जी। शादी के बाद वीर रजनी को अपने घर ले आया, पर वहां इस नए जोड़े का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। घर के लोग रजनी को आशीर्वाद देने की जगह ताने दे रहे थे। देखो वीर किसे लेकर आया है, एक गरीब नीच जाति की अपाहिज लड़की। इससे और गई गुजरी नहीं मिली कोई। इस घर में क्या मुसीबतों की कमी थी जो ये भी आ गई? इसका हमारे घर में कोई काम नहीं है। कोर्ट का आदेश ना होता तो इसका कदम इस घर में न पड़ने देता। रजनी ने सब कुछ चुपचाप सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वो अपने कमरे में चली गई, जहां उसे बेहद अकेलापन महसूस हो रहा था। भगवान, मुझे इस नई जिंदगी का सामना करने की हिम्मत देना। रजनी के दिल में बहुत दुख और निराशा थी, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। वो अपने कमरे में बैठी वीर का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। आखिरकार उसने वीर को ढूंढने का फैसला किया और बाहर निकली। ए जी, आप कहाँ हो? रजनी ने घर के सभी कमरों में देखा, लेकिन वीर कहीं नहीं मिला। आखिरकार वो अपनी सास सुषमा के पास पहुंची। मम्मी जी, वो कहाँ है? वो तेरे साथ कभी नहीं सोएगा, और अभी वो क्लब गया हुआ है, अपनी जिंदगी जी रहा है। तुझे जो कमरा दिया है उसमें जाकर मर जा। बड़ी आई पूछने वाली, वो कहाँ है? चल भाग यहां से। सुषमा के कठोर शब्दों ने रजनी के दिल को और भी चोट पहुंचाई। उसे खुद को संभालते हुए अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। भगवान, मुझे इस कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देना। रजनी अपने कमरे में वापस आ गई। उसका मन भारी था। वो रोते रोते कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह रजनी ने पूरी मेहनत से नाश्ता तैयार किया और सबको बुलाया। मम्मी जी, दीदी, नाश्ता तैयार है, आप सब आकर खा लीजिए। सुषमा और दीपिका किचन में आई और जैसे ही उन्होंने नाश्ता देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या बना दिया तूने? हमें ये नहीं खाना। तू होती कौन है हमारे लिए नाश्ता बनाने वाली? हाँ, तेरी औकात नहीं है हमारे घर की चीजों को छूने की। गरीब घर की अपाहिज कहीं की, हमारे घर में आकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तू हमारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? ये ले पैसे और जाकर अपने लिए अलग से सामान लिया, और अपना काम अलग से कर। तेरा हमसे कोई वास्ता नहीं है। पर मैं आपकी बहू हूं, और बहू तो बेटी जैसी होती है। बेटी होगी तू अपने मायके की, हमारी कुछ नहीं है। चल अपना ये मनहूस चेहरा हटा ले यहां से। रजनी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप पैसे लिए और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हे भगवान, भगवान, मुझे ये अपमान कब तक सहना पड़ेगा? मैं वापस अपने मायके नहीं जा सकती। अगर गई तो पापा बहुत दुखी हो जाएंगे। एक दिन रजनी हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गई, लेकिन तभी सास और जेठानी भी वहां आ गई। तो इस सोफे पर क्यों बैठी है? तेरी जगह जमीन पर है। अगर सोफे पर बैठना है तो अपना सोफा लेकर आ। दहेज में तो फूटी कोड़ी नहीं लाई और चली है सोफे पर बैठने। हाँ। रजनी का दिल फिर से दुख गया। उसने चुपचाप उठकर जमीन पर बैठने का फैसला किया। उसे बार बार उसकी गरीबी और अपाहिज होने का ताना दिया जाता था। हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? मैं क्या करूं? वीर जाने कहाँ रहते हैं, रात भर घर नहीं आते। आते हैं तो बस सो जाते हैं। रजनी हर रोज इन तानों और अपमानों को सहन करती रही, क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। एक दिन अचानक घर की घंटी बजी तो उसने दरवाजा खोला। सामने खड़े थे वीर के रिश्तेदार। रजनी को देखकर वे थोड़े चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसे देखा नहीं था। अरे आओ आओ, स्वागत है आपका, आओ। ये कौन है? ये है हमारी नई नौकरानी रजनी। नौकरानी? हाँ जी, ये बहुत मेहनती है, कामकाज बहुत अच्छे से करती है। लेकिन ये तो थोड़ी अपंग लग रही है। हाँ जी, थोड़ी दिक्कत है इसे, पर काम तो बखूबी करती है। जी हाँ, मैं मेहनत से काम करती हूँ। चुप रह। तुझे कितनी बार बताया है कि जब मेहमान बोल रहे हो तो बीच में मत बोला कर। अरे कोई बात नहीं, उसे डांटो मत, बेचारी पहले ही परेशान होगी अपनी हालत से। अरे इस पर तरस ना करो, बहुत मक्का आ रही है। रजनी को रोना आ गया। उसको ये सब बातें सुनने की आदत हो चुकी थी, लेकिन किसी बाहर वाले के सामने नहीं। मेहमानों के सामने होती ऐसी बातों को सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो वहां से चली गई। हेलो,
हाँ पापा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ ना। किससे बात कर रही है? पापा से बात कर रही थी। किससे पूछकर तूने फोन किया अपने बाप को? इस फोन का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ये आप क्या बोल रहे हैं? पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैंने देखा था तू बैठकर टीवी देख रही थी। ये जो तू बिजली इस्तेमाल कर रही है, इसका बिल कौन देगा? कोर्ट का आदेश तुझे घर में रखने का है, ये सारी चीजें इस्तेमाल करने देने का नहीं, समझी? पर तेरी शादी हुई है उससे, तेरा पति है वो, कुछ कह रहा है तो चुपचाप सुन नहीं सकती है क्या? जाहिल कहीं की। ये गरीब ना ऐसे ही होते हैं माँ, कोई संस्कार नहीं, कोई क्लास नहीं। ये सब सुनकर अब रजनी से रुका नहीं गया और वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। एक दिन घर में किसी बात पर चर्चा चल रही थी तो वो उसने सुन ली। उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी राय भी दे दी। उन्होंने हमारी शादी में शगुन के 500 रुपए दिए थे, तो हमें भी 500 ही देने चाहिए। हाँ सही बात है, जितना उन्होंने किया उतना ही हम भी कर देंगे। अरे वो लोग तो गरीब है, उन्होंने 500 किया था तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम भी 500 करें। हम लोग उनसे ज्यादा देंगे, हम अमीर है, हमारी अमीरी दिखानी भी तो चाहिए। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्यों फालतू खर्च करना है? पर मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। कोई हमारे साथ जितना करे हमें उसके साथ उससे बढ़कर ही करना चाहिए। इससे हमारी उनकी नज़र में अच्छी छवि बनती है। लो भाई, अब भिखारी बताएंगे कि किसको कितना देना है। तुम्हारी औकात 100 की नहीं, और तुम क्या यहाँ बैठकर 500 की बात सुन रही हो, हैं? सुषमा, तुम्हारा इस लड़की पर जरा भी जोर नहीं चलता, जरा भी तुम्हारा डर नहीं है इसे। हम यहाँ बात कर रहे हैं और इसकी इतनी हिम्मत के बीच में बोल रही है। चली जाए यहाँ से, वरना खाल उधेड़ दूंगी। चल भाग यहाँ से। रजनी भागती हुई अपने कमरे में चली गई और बुरी तरह से रोने लगी। लेकिन तभी सुषमा की आवाज फिर से आई। अरे आ करम चली, बाहर आकर देख, तेरा बाप आया है। पापा, आप कैसे हो? आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता बेटा। माना कि बिल्कुल फकीर रखे हो, लेकिन बेटे के घर आ रहे थे तो कम से कम कोई फल ही ले आते। ला रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ भूखे बच्चे मिल गए तो वो उन्हें दे दिए। ये पहली बार सुना कि भिखारी भी भीख देते हैं। दीदी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरे पापा को कुछ ना कहे। मिर्च लग गई। मिर्च नहीं, पर यह गलत है। मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों, तेरे बाप के क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? बेटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा ससुराल ऐसा है? तो चल मेरे साथ। जबरदस्ती अपनी अपाहिज बेटी को मेरे गले डाल दिया। तो क्या सोच रहे थे, अंबानी जैसा परिवार मिलेगा? परिवार मिलेगा, खोपड़ी पे बिठाएगा। तो मेरी बेटी को अपाहिज बनाया किसने? आपने, दामाद जी, आपने। अरे ओ बूढ़े, मैं कोई तेरा दामाद वामाद नहीं हूं। अपने मुंह से मेरा नाम लिया तो जुबान खींच लूंगा। चलो रजनी यहाँ से। नहीं पापा, अब यही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। जैसा भी है मेरा ससुराल है, आप जाइए। राम प्रकाश ने रजनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार थक हार कर राम प्रकाश वापस लौट गया। लेकिन इधर रजनी ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने की ठान ली थी। बहुत हो गया, मैं अपना अपमान तो कितना भी सह सकती हूँ, लेकिन आज इन लोगों ने हद कर दी। अब इन लोगों को अपने किए का भुगतान करना ही पड़ेगा। उसी रात रजनी ने पूरे घर में तेल फैला दिया। घर का कोई एक कोना ऐसा नहीं छूटा जहां तेल ना हो। अब जब सुबह सब लोग उठे तो उसमें फिसल फिसल कर गिरने लगे। मर गई, कोई बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? अरे मम्मी, क्या हो गया? अरे ये फर्श इतना स्लिपरी क्यों है? ये क्या शोर मचा रखा? व्हाट द हेल? अरे यहाँ तेल कैसे गिर गया? पूरे घर में तेल फैला हुआ है, ये हुआ कैसे? ये जरूर उस कलमुही का काम होगा। हाय, मेरी कमर टूट गई। रजनी, बाहर आओ रजनी। क्या है? क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रहे हो मेरी? साली, ये तेल तूने फैलाया है? हाँ, मैंने फैलाया है। तो
तुम में से किसी ने भी मुझे मारने पीटने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये मैंने किया है, इसलिए जरा आराम से, वरना सबको अंदर करवा दूंगी। हाय हाय, जबान तो देखो इसकी, इसे अचानक हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ है, कहते मैं भी जानवर बन गई हूँ। रजनी ये बोलकर अपने कमरे में चली गई और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह एक दिन रजनी मौका पाकर उन सबके खाने में बहुत सारी मिर्च डाल देती है। अभी तक कमर में दर्द हो रहा है। ए बहू, खाना दे मुझे। ये लीजिए माँ जी। ये क्या बवाल है? बहू, क्या तूने मिर्च का पूरा डिब्बा डाल दिया आज खाने में? अरे बाप रे, मेरी जीभ जल गई। पानी पानी पानी, अरे पानी कहाँ है? अब तो कौन से जन्म का बदला ले रही है? ला दिया और खुद नहीं खाया, पानी भी छुपा दिया। पानी कहाँ है? तड़पते हुए कितना बढ़िया लगते हो ना तुम लोग। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है, मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। पानी दे मुझे। कहीं भी पानी नहीं है, सारे जग बाल्टी बोतल सब खाली है। जितनी आग आप लोग उगलते रहते हो हमेशा, उससे तो कम ही है ना ये। एंजॉय। वो सब लोग पड़ोस में जाकर पानी पीते हैं और बहुत सारी शक्कर खाते हैं, तब उन्हें सुकून मिलता है। बहुत हो गया वीर, आप इस लड़की को घर से निकाल दे। नहीं निकाल सकता माँ, यही तो मजबूरी है, ये कोर्ट का आदेश है, और अगर हमने उसे बाहर निकाला तो हमारी आधी जायदाद चली जाएगी। अरे पर कोई तो तरीका होगा। हाँ, एक आइडिया है। हम लोग कुछ गुंडे हायर कर लेते हैं और उन्हें अपने घर में डकैती के नाम पर बुलाते हैं। वो आकर इसका काम तमाम कर देंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। परफेक्ट प्लान देवर जी। वो लोग 3 गुंडों को रजनी की सुपारी देते हैं और उनसे रात में डकैत बनकर आने को कहते हैं। अब जब वो सब रात में सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज होती है। लगता है वो तीनों आ गए। हाँ, अब फाइनली हमें उस करमजली से छुटकारा मिल जाएगा। वो सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक वो डकैत सुषमा और सुनील के कमरे में घुस जाते हैं और उन्हें बांध देते हैं। अरे तुम लोग हमें क्यों बांध रहे हो? रजनी का कमरा उधर वाला है, भूल गए क्या तुम? अरे उसे मारना है। अरे चुप साले, वरना गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। और तुम तो 3 लोग थे, पर 5 क्यों आए हो? ये यहाँ क्या हो रहा है? एक बात पहले ही समझ लो, मैंने 3 का पेमेंट किया था, मैं 3 का ही करूंगा, 5 का नहीं करूंगा। तभी एक डकैत ने चाकू उल्टा करके वीर के सिर पर मारा और उसे भी बांध दिया। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने माना कि असली डकैती जैसा दिखाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतनी तेज मारोगे। वो लोग अभी तक समझ नहीं पाए थे कि ये डकैत असली थे। दीपिका आई तो उसे भी इन लोगों ने पकड़ लिया और सामान लूटने लगे, पर तभी वहां रजनी आ गई और उसने अपनी बैसाखी से 2 लोगों के सिर पे मारा और उनके सरदार से बंदूक छीन ली। अगर हिलने की कोशिश की तो अगली गोली सिर में लगेगी। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मारने के लिए नकली डकैतों को बुलाया है। ये मेरा परिवार है, और तू कौन है मेरे परिवार के बीच में बोलने वाला? 1 मिनट रुक, अभी मैं तुझे तेरी सही जगह भेजती हूँ। रजनी ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद अपने पूरे परिवार को आज़ाद किया। कुछ ही देर में पुलिस ने आकर उन 5 को पकड़ लिया। सुषमा सहित पूरा परिवार बहुत शर्मिंदा था। तुम चाहती तो तुम आज हमें मरने दे सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? आप लोगों ने मुझे कभी अपना नहीं माना, लेकिन मैंने तो शुरू से आप लोगों को अपना ही समझा था। मैं बस आप लोगों से अपने पिता की बेइज्जती का बदला ले रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मर जाने दूं। हमें माफ कर दो रजनी, हमने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सच में रजनी, हमने बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। मुझे भी प्लीज। आप बस मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। उन सब ने रजनी को एक साथ गले लगा लिया। वो दिन था जब रजनी उनके परिवार का अटूट हिस्सा बन गई।